मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा इसका द फाइनेंशियल प्लेटू का पार्ट टू द रेंजेस। आज हम ये करेंगे, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जो रैली पे पठार है वो पठारों बहुत सारे पठारों से मिलकर बना है और उन पठारों को बीच में या तो नदियों की घाटियों ने काटा है या फिर उनको काटा है रेंजेस ने, श्रृंखलाओं ने, पर्वतमालाओं ने। लेकिन ये जो पर्वतमालाएं हैं ये हिमालय पर्वत की तरह इतनी ऊंची नहीं है, ये छोटी पर्वतमालाएं हैं और इसमें जो मुख्य है वो है द अरावलीज, द विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब जो इसमें जब हम आपका बात करेंगे इन पर्वतमाला भी ना कहकर मैं इनको हिल्स या रेंजेस कहूँगी, तो ये बहुत ही पुराने टाइप की रेलिक्ट ओल्ड टाइप की हैं जो कि किसी टाइम पर बहुत ऊंचे पर्वत होते थे, लेकिन अब वक्त के साथ अपर्दन कर करके नदियों ने या वायु ने इनको काफ़ी छोटा कर दिया है। इसमें सबसे पहली पर्वत जो हिल्स हैं जिनको द अरावली हिल्स कहते हैं, अरावली रेंज कहते हैं, ये दिल्ली से लेकर और अहमदाबाद तक यानी कि गुजरात तक फैली हुई है। इसकी जो ये आपकी 800 किलोमीटर लंबी है। ये संसार की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से मानी जाती है, सबसे पुरानी पहाड़ी है। इसके लिए बहुत सारे मतभेद है लोगों में। कुछ लोगों का कहना है, कुछ ज्योग्राफर्स का कहना है या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का कि ये लक्षद्वीप से शुरू होकर गुजरात से होते हुए, दिल्ली से होती हुई और कुमाऊं तक जाती है। कि कुछ का कहना है अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली के बाद दोबारा से हरिद्वार के पास थोड़े से इसके नीचे तक अवशेष मिलते हैं और ऊपर इसको सारा मैदानों ने ढक रखा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये गढ़वाल तक फैली हुई है। तो इसमें जो आपका पुराने टाइम में जो अरावली पर्वतमाला थी वो 600 से 700 मिलियन ईयर्स पहले, 600 से 700 यानी 6000 लाख और 7000 लाख साल पहले जो ये थी वाटरशेड का काम करती थी कुमाऊं और आपके पेनिनसुलर प्लेटो के बीच में। यानी ये इतनी बड़ी पर्वतमाला इतनी ऊंची थी कि वाटरशेड का काम करती थी। इसमें स्नो कवर्ड पीक्स यानी कि बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ थी, बहुत सारे ग्लेशियर्स थे, अनेक रिवर्स इसमें से बहती थी और किसी टाइम में ये हिमालय पर्वत से भी ऊंची पर्वतमाला थी। फिर ये धीरे धीरे इरोडेड होकर विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज़ बिकम सो लो इट ऑलमोस्ट बिकेम अ पेनी प्लेन। पेनी प्लेन इज़ द प्लेस वेयर जो कोई भी आपको कुछ भी फीचर्स दिखने बंद हो जाते हैं, ये सब कुछ प्लेन हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेनी प्लेन। लेकिन आज से 1000 लाख साल पहले यानी 100 मिलियन ईयर्स पहले दोबारा से अरावली पर्वत जो है वो ऊपर उठा और उसमें से कुछ एरिया उदयपुर के पास 1200 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गया, जिसमें माउंट आबू इस प्रमुख पर्वतमाला मतलब मुख्य पीक है इसकी। और ये जो आज है ये दोबारा से उठा हुआ अरावली पर्वत है जो आज से 1000 लाख साल पहले उठा था। और इसकी जो दोनों किनारे हैं अब वो 200 मीटर की ऊंचाई पर, 200 मीटर की ऊंचाई पर और बीच में ये जो है 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी जो एवरेज एलिवेशन है 400 से 600 मीटर है। और इसका जो अजमेर के साउथ में जैसे ही हम अजमेर क्रॉस करते हैं एकदम से अरावली का कैरेक्टर बदल जाता है। वो एकदम से ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा हाई और ज़्यादा एकदम से उभर कर दिखाई देती है। माउंट आबू है जो उसकी ऊंचाई है 1158 मीटर अबव सी लेवल। और अजमेर के जैसे क्रॉस करते हैं 900 मीटर अबव मीन सी लेवल हो जाती है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर माउंट आबू में जो है 1722 मीटर। सॉरी। तो आपका पहला खत्म हुआ जिसका नाम है अरावली, जो आप बताएंगे गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। पुराने टाइम में कब थी ये, कब 600 से 700 मिलियन ईयर्स पहले कितनी ऊंची थी, वाटरशेड का काम करती थी। उसके बाद ये 100 मिलियन ईयर्स पहले दोबारा से ऊपर उठी। अब ये उदयपुर के पास इसकी माउंट आबू हाईएस्ट जो रेंज है। उसके अलावा इसमें अजमेर के बाद एकदम से इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और ये माउंट जो गुरु शिखर है वो इसका
इसका 1722 1722 मीटर वो इसकी हाईएस्ट पीक है। और इसके दोनों जो एजेस हैं वो 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित हैं। दूसरा जो आता है वो है द विंध्याचल रेंज। ये नर्मदा वैली के पैरेलल चलता है। ये नर्मदा वैली है और ये विंध्याचल है, ये साथ साथ में इसके ये दिख रहे हैं आपको हरे रंग का, दिस इज विंध्याचल, दिस इज सतपुड़ा। ये जो पर्वतमाला है, जो रेंज है, ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में है। गुजरात में जोबाट से शुरू होकर ये बिहार में सासाराम तक, यानी कि 1200 किलोमीटर ये यहाँ से शुरू होती है और बिहार तक फैली हुई है। ये ऐसे ऐसे कटाफटा पर्वत है जो कि 1200 किलोमीटर लंबा है। इसकी एवरेज एलिवेशन है 300 से 650 मीटर है, काफ़ी कम है ये ऊंचाई इसकी। कहीं पर ही आपको मुश्किल से मिलेगा जहाँ पर ये 700 मीटर से ऊपर इसका कोई भी हिस्सा ऊपर जाता है। इसकी जो नॉर्थ स्लोप है बहुत ही जेंटल स्लोप है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो सारा का सारा लावा से बना हुआ है। जो इसका ईस्टर्न पार्ट है वो भानेर और कैमूर के पहाड़ियों में जाकर धीरे धीरे मिल जाता है। और ये जो रेंज है, ये जो सतपुड़ा के जो विंध्याचल पर्वत हैं, ये वाटरशेड का यानी कि पानी को बांटने का काम करते हैं गंगा और दक्षिणी भारत में। यानी इससे कुछ नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, ये सारी की सारी इस तरफ चली जाती हैं और कुछ नदियाँ हैं, बाकी की जो नदियाँ हैं वो नीचे की तरफ आ जाती हैं। उसके बाद जो अगला है उसका नाम है सतपुड़ा रेंज। जो सतपुड़ा रेंज है संस्कृत के शब्द से बना है। सत यानी संस्कृत में 7, पुड़ा का मतलब पहाड़ियाँ, यानी 7 पहाड़ियों का ग्रुप ऑफ 7, सीरीज ऑफ 7 माउंटेन इज नोन एज सतपुड़ा। फिर से ये बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है और ये नर्मदा और तापी रिवर के बीच में पर्वत चलता है। ऊपर नर्मदा, नीचे तापी। ये विंध्याचल के साउथ में पड़ता है। ये एक ऐसा पर्वत है दक्षिण में जो सबसे ऊंचा टेक्टोनिक पर्वत है। टेक्टोनिक यानी कि भ्रंश पर्वत है, यानी कि पृथ्वी के आपस में दूर हटने से बना है। पास ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, टूट फूट से, यानी कि जो हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लेट टकराती हैं, उनसे बना है। इसको हॉर्स माउंटेन भी कहते हैं। इसमें जो इसकी जनरल एलिवेशन है वो 900 से 1000 मीटर है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। अब तक मैंने आपको जो तीनों पर्वत बताए हैं उनमें से जो अरावलीज थी वो आपकी 800 किलोमीटर थी। जो आपका विंध्याचल पर्वत था वो आपका 1200 किलोमीटर है और आपकी जो सतपुड़ा है वो आपकी 800 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद आप इसमें धूपगढ़ है जो सबसे ऊंचा आप हिल स्टेशन है 1350 मीटर पर, या आप कहेंगे इसको पीक है। और अमरकंटक है वो 1127 से। इसके दो कुछ ऊंचे पार्ट हैं। हम देखेंगे सतपुड़ा है वही विंध्याचल से ज़्यादा ऊंची पर्वतमाला है या हिल्स हैं, रेंजेस हैं। उसके बाद आते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो हैं इनके एक मैं आपको शॉर्ट भी भेज दूंगी बुक में से लेकर, जिसमें है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में क्या अंतर है बताइए। तो ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, इनको सह्याद्रीज भी कहते हैं। ये आपके तापी रिवर के बाद शुरू होते हैं और कन्याकुमारी तक ख़त्म होते हैं। 22 डिग्री नॉर्थ से शुरू होते हैं, 11 डिग्री नॉर्थ पर ख़त्म होते हैं। ये पूरा एक दीवार की तरह है। घाट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा बनगंगा का घाट जिसमें स्टेप्स चलते हैं, तो ये एक दीवार की तरह पूरा का पूरा बना हुआ है। आपको देखकर पता चल रहा है अगर आप लोगों को अपना हैं। इसके बाद ये जो है घाट इसलिए कहते हैं कि जब हम इसको पश्चिम की तरफ से देखते हैं तो ये बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा और फिर ऐसे स्टेप्स 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 ऐसे हमें दिखाई देता है स्टेयरकेस के रूप में, जैसे कि घाट हो। तो इसलिए इनको वेस्टर्न घाट कहा गया है। इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। इसमें 3 मुख्य दर्रे हैं जिसको हम कहते हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। उनके बीच में से ये आप निकल कर इसमें से रेलवेज निकलती हैं। अदरवाइज ये इतना लगातार चलता हुआ कॉन्टिन्यूस रेंज है कि इसमें से आप, और रेंजेस हैं इसमें, सीरीज ऑफ माउंटेन्स हैं कि आप इसको ऐसे जल्दी से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे पता चलेगा ये समुद्र के बहुत पास स्थित है। एकदम से थोड़ा सा एरिया छोड़ते एकदम शुरू हो जाता है और इसकी 1600 किलोमीटर लंबाई है। इसका जो वेस्टर्न ये वाटर बनाता है आपके प्रायद्वीपीय पठार का। ऊपर मैंने आपको बता दिया था कि ये 50 किलोमीटर ऊपर चौड़ा है, बहुत ही कम, बहुत नैरो है। ऊपर 50 किलोमीटर चौड़ा है और जब नीचे पहुंचते हैं तो ये 80 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। 900 से लेकर 1000 मीटर की इसकी जो जनरल एलिवेशन है वो है। यानी ये यहाँ बड़ा नैरो, ऊंचा और लगातार और सीधा खड़ा हुआ एक रेंज है। इसका जो थाल घाट है उसमें से निकलकर आप बॉम्बे और कलकत्ता के बीच की ट्रेन्स
थाल घाट में से निकलती है। जो भोर घाट है वो बॉम्बे और चेन्नई के बीच की लिंक बनाता है रेलवेज के लिए, और जो पाल घाट है वो कोची नीचे है, तो कोची और चेन्नई को मिलाता है। जो सेकंड वाला है वो आपका बॉम्बे और चेन्नई को मिलाता है, और जो थाल घाट है वो महाराष्ट्र में मुंबई और कलकत्ता को आपस में मिलाता है। इसके जो दक्षिणी सिरे हैं वहाँ पर नीलगिरी, अन्नामलाई और कैडमम हिल्स, यानी ये तीन जो मुख्य पहाड़ियाँ हैं वो तीनों जाकर यहाँ पर आपको ये दिखाई देती हैं। और अन्नामुडी 2695 मीटर और डोडा बेटा 2637, ये इसकी इम्पोर्टेंट हिल्स हैं। आपके में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सह्याद्रीज के बारे में लिखिए। सह्याद्रीज का मतलब है वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, या अरावलीज के बारे में लिखिए, या अरावलीज की उत्पत्ति के बारे में तो आपको ज़्यादा नहीं वो पूछेंगे, या आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या फ़र्क है। तो इसके बाद आपका जो लास्ट है वो है ईस्टर्न घाट्स। पहली बात तो इसको लेकर ही बहुत कन्फ्यूजन है कि ये इनको घाट कहें या ना कहें। कोई इनको ईस्टर्न हिल्स कहते हैं, कोई इनको कुडप्पा हिल्स कहते हैं। इसको एक ये सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स या हिल्स नहीं है, ये बीच में यहाँ पूरा जहाँ पर आप देख रहे हैं गोदावरी और कृष्णा के बीच में बिल्कुल गायब ही हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देता है। इसका जो सबसे अच्छी डेवलपमेंट है वो महानदी और गोदावरी के बीच में है। यहाँ ये बिल्कुल टूटा फूटा है ही नहीं, पूरा गायब है। यहाँ पर फिर बहुत छोटी छोटी हिल्स हैं, टुकड़ों में बटी हुई हिल्स हैं, इसलिए इनको ईस्टर्न हिल्स, कुडप्पा हिल्स वगैरह कहते हैं। लेकिन अभी भी जनरली पढ़ने के लिए हम इसको ईस्टर्न घाट्स का नाम दे देते हैं। जिस तरह से ये ऊंची है ये नीची है, जिस तरह से कॉन्टिन्यूस है, लगातार है, ये कटी फटी है, टूटी फूटी है। इसमें इसकी जो एवरेज ऊंचाई है 600 मीटर है, उसको मैंने बताया कि 1000 थी। इसमें आपकी इसमें से निकल कर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उन्होंने इसको सारे उन्होंने अपना डेल्टा बनाया है। ये आपको डेल्टा दिख रहे हैं और इसको तोड़ फोड़ दिया है। ये निकलती है, ये 200 किलोमीटर वाइड है नॉर्थ ईस्ट में, और नीचे पहुँचते पहुँचते 100 किलोमीटर वाइड है। अब आपको पता चलेगा ये 50 किलोमीटर चौड़ा था, ये 200 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर 80 किलोमीटर था, ये 100 किलोमीटर है, यानी ये चौड़ा ज़्यादा है, ये चौड़ा कम है, ये ऊंचा है, ये ऊंचा कम है, ये टूटा फूटा है, वो लगातार है। ये इनके कुछ प्रमुख बीच में डिफरेंसेस हैं। इसके बाद इसको अगर हम देखते हैं महाराष्ट्र, महानदी और गोदावरी के बीच में, तो ये किसी भी तरह से आपको पर्वत दिखाई नहीं देता, नहीं लगता है। देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े बच गए हैं। ये जाकर नीलगिरी हिल्स में वेस्टर्न घाट के साथ मिल जाता है, ईस्टर्न घाट। तो इसके बाद ये जो आपका मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको देखते हैं स्ट्रक्चरल यूनिटी के हिसाब से, फिजियोग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से, तो किसी भी तरह से ये एक पर्वत एक जैसा दिखाई नहीं देता। अलग अलग इसके स्ट्रक्चर्स, अलग अलग तरह की कॉम्पोजिशन है, लेकिन फिर भी हम इसको ईस्टर्न घाट्स के नाम से पुकारते हैं। तो ये आपका जब आएगा क्वेश्चन तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अब है कि मैंने आपका कंप्लीट करा दिया पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, जिसके बारे में आप बताएंगे। टोटल जो है ये 1600 किलोमीटर लंबा, 14 किलोमीटर चौड़ा, ये ट्रायंगल शेप में है। ऊपर से ये आपका त्रिभुजाकार इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर उत्तरी भारत का मैदान, यहाँ पर ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इसकी बाउंड्री बनाते हैं। इसके कुछ प्रमुख प्लेटू हैं, जिसमें पहला है मालवा का प्लेटू, दूसरा है दक्कन प्लेटू, तीसरा है छोटा नागपुर का प्लेटू, चौथा है मेघालय का प्लेटू, एक छत्तीसगढ़ प्लेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें अलग प्लेटूज़ हैं, जैसे कि इसको हम महाराष्ट्र का, कर्नाटका का और आंध्र प्रदेश का कहेंगे। यहाँ पर हम इसमें भागलगढ़ खंड, बुंदेलखंड और रोहिलखंड कहेंगे। यहाँ पर रांची, हजारीबाग का आप प्लेटू का नाम लेंगे, और यहाँ पर मेघालय शिलोंग प्लेटू तो है ही। इसी तरह से इसमें कुछ हिल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आसपास से इसको या तो घेरे हुए हैं या इसको बीच में से तोड़ती है, काटती है। पहली है अरावलीज, दूसरी है विंध्याचल, तीसरी है सतपुड़ा, चौथी है पश्चिमी घाट, पांचवा है पूर्वी घाट। ये पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तब, और साथ में मैप बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, तो ये आपका क्वेश्चन तैयार होगा। इसमें से आपके आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, मैंने जैसे बताया इन दोनों के डिफरेंस लिखें, या इसके पठारों के बारे में कोई प्रमुख, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पठार है जिसको हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, उसके बारे में आ सकता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है तो आप बताएंगे। उसमें से हमें भारत का 98% जो है गोंडवाना कोल है वो तो हमें यहीं से मिल जाता है, कोयला। अब है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर लास्ट में कोई पूछते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, या वैसे भी अगर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जनरल प्रायद्वीपीय पठार का, तो आप इसमें सिग्निफिकेंस लिखेंगे। तो ये सबसे पुराना, संसार के सबसे पुराने पठारों में से एक है, भारत की फिजिकल डिवीजन में सबसे पुराना है, सबसे स्टेबल है,
इसमें दुनिया भर के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से कि पूरे गोंडवाना कोल का 98% यहीं पर ही मिलता है। आयरन मिलता है, मैग्नीज मिलता है, माइका मिलता है, बॉक्साइट मिलता है और गोल्ड मिलता है। कोलार माइंस आपको पता है कर्नाटका में। इसके बाद यहाँ पर सैंडस्टोन मिलता है, शेल मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है और आपका स्लेट मिलता है, मार्बल मिलता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो ये, तो इसके मिनरल्स के कारण इट इज़ फुल ऑफ मिनरल्स, वेरी रिच इन मिनरल्स। द सेकंड थिंग इज दैट इट इज़ वेरी फर्टाइल बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ब्लैक लावा, कॉटन, सॉइल। जो लावा से बनी हुई मिट्टी है, जिसको हम काली मिट्टी कहते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर कॉटन कल्टिवेशन। तो दिस इज़ द, ये पूरा का पूरा अगर आप देखते हैं ट्रैक है जो, ये सारा ट्रैक है जो, ये आपका कॉटन सॉइल कहते हैं, कॉटन बेल्ट कहते हैं, जो कि काली मिट्टी के कारण बना हुआ है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं लास्ट ईयर कुर्ग गई थी। कुर्ग आपका यहाँ पे मैंगलोर के पास पड़ता है, ये कर्नाटका के यहाँ पर। तो आप, मैं हैरान रह गई वहाँ पर जब मैंने देखा एक ही खेत में, एक ही आपके एरिया में रबड़ भी हो रही है, कोकोनट भी हो रहा है, वो वहाँ पर मिलेट्स भी उगाते हैं, सारे स्पाइसेस भी उगाते हैं, इलायची भी है, कटहल भी है, ऑयल सीड्स भी है, टबैको भी है यानी कि तंबाकू भी उगता है, राइस भी है। तो इतनी फर्टाइल लैंड है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसके कारण पर्वत, ये जो दक्षिणी पश्चिमी घाट है, वो पर्वत एक रोकता है आने वाली पवनों को और बारिश करता है। और वहाँ पर फर्टाइल लैंड है, इसलिए ये पूरा का पूरा, वैसे भी आपको पता है दक्षिण भारत हमारी सारी गरम मसाले उगाने के लिए फेमस है। तो यहाँ पर सारे गरम मसाले, चाय, कॉफ़ी, रबड़, मिलेट्स, जिसको हम जौ, जवार, सारे ये आपके सारे गरम मसाले, ऑयल सीड्स, जितने भी आपके तिल, तिलहन, मूंगफली, जो भी आप ऐसे जिनसे आप तेल निकालते हैं, उसके बाद तंबाकू, आपके राइस, और इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो इस आपके प्रायद्वीप पठार में होते हैं। फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत अच्छा फॉरेस्ट मैन, ये पूरा का पूरा जो है हमारा फॉरेस्ट बेल्ट है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। इसके बाद यहाँ से अनेक तेज़ी से बहने वाली नदियाँ निकलती हैं, जिनसे कि हमें इरिगेशन मिलती है, जिनसे पीने का पानी मिलता है और जिनसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हिल स्टेशन है, साउथ के जितने भी हिल स्टेशन हैं, जिसमें सबसे फेमस है ऊटी, फिर है बचमढ़ी, फिर आपने खंडाला नाम सुना हुआ है, आपने महाबलेश्वर का नाम सुना हुआ है, आपने माउंट आबू का नाम सुना हुआ है, आपने कोडाईकनाल को आप जानते हैं। ये सारे इसके कुछ प्रमुख हिल स्टेशन हैं। तो ये आज आपका चैप्टर ख़त्म हुआ है, टॉपिक ख़त्म हुआ है फिज़िकल डिवीज़न में प्रायद्वीप पठार। अब मेरे पास एक रह गया है ये कोस्टल प्लेन, जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर जाकर ख़त्म होता है, और दूसरा रह गया है हमारे आइलैंड्स। मोस्ट प्रोबेबली मैं एक ही दिन में जो अगला यूनिट, अपना अगला लेक्चर डालूँगी, उसमें आपका एक ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद आपका जो काम है वो फिर से मैंने बता रखा है, इसकी टेबल बनाना, इसका मैप बनाना, इसके शॉर्ट नोट्स। अब बच्चे आपने शॉर्ट्स नोट्स भेजने छोड़ दिए हैं, आप प्लीज़ दोबारा से इनके शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आपके काम भी आएंगे, चार्ट बनाएं और मेरे को भेजें। फिर हमारा जैसे अब अनलॉक खुलता जा रहा है, हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, तो हम देखते हैं लॉकडाउन ख़त्म होता जा रहा है, तो आपको 8 से मोस्ट प्रोबेबली आपको बुधवार और वीरवार को मैं मैसेज डाल दूँगी, बुलाऊँगी। तो जो बच्चे आ सकते हैं वो अपनी क्वेरीज लेकर आएंगे, और उसके बाद आप जो लोकल रहते हैं, जो इजीली आ सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में से रहते हैं, वो आएँ, अपना होमवर्क लेकर आएँ जो मैंने बता रखा है। और आज मैं इसके बाद आपका एक और क्या है, मैंने जैसे बोला था कि मैं अब इस वीकेंड पे ये एक टॉपिक डालने के बाद शायद 1-2 दिन का ब्रेक लेकर और फिर मैं आपको गूगल मीट से पढ़ाना शुरू करूँगी, मैं साथ में उसको भी यूज़ करूँगी। थैंक यू।